क्यूरोसिटी होती है अंदर, और साथ में जब आपके पास इंटेलेक्ट है तो बाहर की दुनिया में तो आप बहुत कुछ पा सकते हो इंटेलेक्ट को यूज़ करके। ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है। बट अंदर की दुनिया में अगर आप इंटेलेक्ट को यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, मीन्स आप एक हद तक तो समझ सकते हो, बट एक सीलिंग आ जाती है जहाँ आप हिट कर जाते हो, उसके आगे समझ नहीं पाते हो। अब जबकि दुनिया में आपको, बाहर की दुनिया में सब कुछ आपको इंटेलेक्ट से मिला हुआ है, तो आप इन अंदर की दुनिया में उसे खोदने की कोशिश करते हो, पर एक जगह से आगे मूव नहीं कर पाते हो। पर आप इतने अधीन हो चुके हैं उस इंटेलेक्ट के कि आप उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। तो अंदर की दुनिया में उसके आगे, उससे आगे आदमी बढ़े कैसे? सबसे पहले तो इस भावना का ही अन्वेषण कर लो कि बाहर जो कुछ है उसको तुम इंटेलेक्ट या बुद्धि के माध्यम से जानते ही हो। बाहर जो कुछ है वो मात्र वस्तुगत नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसकी तुम बात ही इसलिए करते हो क्योंकि उससे तुम्हारा एक रिश्ता है। अन्यथा बाहर की दुनिया की तुम अभी चर्चा ही नहीं करते। बाहर की दुनिया की हम बात ही इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे हमारा एक संबंध है। नहीं तो कौन उसकी बात करेगा? गौर से देखो, क्या दुनिया की सब चीज़ों की, व्यक्तियों की, जगहों की तुम बात एक समान करते हो? संसार में भी किन चीज़ों की बात तुम अधिकांशतः करते हो? जो तुमसे संबंधित है, ठीक है ना? बुद्धि से ये टेलीविज़न बन सकता है, ये पंखा बन सकता है, ये घर बन सकता है, पर तुम्हारे लिए ये मशीन महत्व रखती है या इस मशीन से तुम्हारा जो रिश्ता है? तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मशीन या तुम्हारी मशीन? तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, कार या तुम्हारी कार? तो बुद्धि तो कार दे सकती है, पर महत्व तो तुम्हारे लिए तुम्हारी कार का है। तो मतलब बुद्धि ने जो दिया वो बात पीछे की है, तुम्हारे लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है। कार अगर तुम्हारी कार ना हो तो उसमें आग लग जाए, तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है क्या? बुद्धि ने तुम्हें क्या दिया है, कार या कार से तुम्हारा रिश्ता? कौन सी प्रयोगशाला में रिश्ते पैदा होते हैं बेटा? बुद्धि तुम्हें क्या देगी, टेलीविज़न या टेलीविज़न से तुम्हारा रिश्ता? और तुम्हारे लिए महत्व क्या रखता है? इसीलिए टेलीविज़न जब तक तुम्हारा टेलीविज़न है तुम कहते हो, रिमोट जब तक तुम्हारे इशारे पर चल रहा है ठीक है, नहीं तो रिमोट फेंक भी जाते हैं घरों में। क्या रिमोट की टेक्नोलॉजी बदल गई थी जो तुमने रिमोट उठाकर फेंक दिया? रिमोट में जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था, क्या वो बदल गया था कि तुमने रिमोट उठाकर फेंक दिया? क्यों उठाकर फेंक दिया? क्योंकि रिश्ता बदल गया। जब तक तुम्हारे हाथ में था ठीक था, किसी और ने छीन लिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने रिमोट ही फेंक दिया।
है ना। दुनिया हमारे लिए कोई वस्तुगत चीज़ नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है। हम दुनिया पर आश्रित हैं, दुनिया हम पर आश्रित है। बड़ा गहरा गूढ़ अंतर संबंध बना लिया है हमने दुनिया से। अगर उसको समझ लोगे तो फिर ये बात नहीं करोगे कि बाहर की दुनिया में बुद्धि चल जाती है, भीतर की दुनिया में बुद्धि नहीं चलती। तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया, भीतर की दुनिया सब एक है। बुद्धि जितनी बाहर चलती है उतनी ही भीतर चलती है, और जितनी बाहर नाकाम है उतनी ही भीतर नाकाम है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बुद्धि तुमको एक सुंदर सुव्यवस्थित बाहरी संसार दे सकती है, और अध्यात्म का काम है तुमको एक सुंदर आंतरिक संसार देना। इस तरह की बात तुमने बहुत सुनी है, और उसी बात को आधार बनाकर तुम अभी प्रश्न कर रहे हो। लोग कहते हैं कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, बुद्धि, ये सब बाहरी दुनिया को सुंदर और सुव्यवस्थित बना देते हैं, लेकिन अंदरूनी दुनिया अगर शांत और सुंदर करनी है तो तुम्हें चाहिए अध्यात्म। ये बात मूलतः गलत है। अध्यात्म के बिना भीतरी दुनिया तो छोड़ दो, तुम बाहरी दुनिया भी नहीं समझ सकते। क्योंकि याद रखो, बाहरी दुनिया में जो वस्तुएं हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन वस्तुओं से तुम्हारा रिश्ता महत्वपूर्ण है। माने जो बाहरी है और जो भीतरी है वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसी जुड़ाव का ही तो नाम महत्व है। महत्व माने क्या? जिसके साथ तुम जुड़ गए वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गया ना। तो अब बताओ कि बाहरी और भीतरी के जुड़ाव के बिना कुछ भी महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? और जुड़े तुम जब भी हो किसी बाहरी ही चीज से जुड़े हो, अंदर तो कुछ है ही नहीं जुड़ने के लिए। किससे जुड़ोगे अंदर? किसी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो जुड़ सके? जिसको तुम आंतरिक चीजें भी कहते हो, विचार, भावनाएं इत्यादि, उनको भी अगर गौर से देखोगे तो वो बाहरी दुनिया पर ही तो आश्रित है ना। तुम्हें भावना उठती है किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी स्मृति के बारे में ही तो उठती है ना। तो भावना भी किस पर आश्रित हुई? तुम विचार करते हो, किसी चीज का ही तो विचार करते हो। तो जिसको तुम आंतरिक कह रहे हो वो भी वास्तव में है बाहरी ही। कोई आवश्यकता नहीं है ये कृत्रिम विभाजन करने की कि कुछ भीतरी है, कुछ बाहरी है, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ भी है उसके केंद्र में तुम बैठे हो। तुम हो और पूरे संसार से तुम्हारा रिश्ता है। और संसार में सिर्फ दूर की चीज़ें नहीं आती, संसार में तुम्हारा अपना शरीर भी शामिल है, भावनाएं भी शामिल हैं, अतीत शामिल है, विचार शामिल है। जिसको हम मैं कहते हैं वो
अकेला हो ही नहीं सकता। और संसार की परिभाषा क्या? मैं जिससे जुड़ जाए उसका नाम संसार। तो मैं अगर इस उंगली से ही जुड़ जाए तो इसी उंगली का नाम है संसार। और भूलना नहीं कि हमारे लिए कुछ कीमती नहीं होता। हम किसी चीज़ की चर्चा नहीं करना चाहते। हमारी सब परेशानी बस वो है जिससे हम जुड़ गए हैं। तुम कभी ये थोड़ी शिकायत करते हो कि टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी बंद हो गई और दिल टूट गया मेरा। तुम यही तो कहते हो ना, मेरा टीवी क्यों खराब है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि दुनिया में क्या है। भूलो नहीं कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बस ये है कि दुनिया में किससे तुम जुड़ गए। तो दुनिया की बात बिना अपनी बात किए नहीं करी जा सकती। ये दुनिया हमारे लिए है ही उतनी ही जिससे हम जुड़ गए। इसको मैं दोहरा रहा हूं, बहुत बहुत बार बोल रहा हूं। तो दुनिया ऐसी वैसी कैसी भी नहीं है। हम जिससे जुड़े वो हमारी दुनिया है, और जिससे हम जुड़े वो हमारे पास आवेदन लेकर नहीं आया था कि जुड़ो। नाम हमारा है। तो दुनिया से पहले बातचीत हमारी होनी चाहिए। हमें क्या खास लग रहा है कि हम जाकर किसी वस्तु से, विषय से जुड़ गए। अब आओ उन चीज़ों पर जो बुद्धि के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट हैं। उनसे क्यों जाकर जुड़ जाते हो? क्यों? आलू से कम लोग होंगे जो जुड़ते होंगे, पर वही आलू जब प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट बन के चिप्स हो जाता है तो उससे तुम जुड़ जाते हो। बात समझ में आ रही है? आलू और चिप्स में क्या अंतर है? आलू के ऊपर जब तुम्हारी इंटेलेक्ट ने काम कर दिया तो वो बन गया। आलू की कौन परवाह करता है? पर चिप्स तो खरीद खरीद के खाते हैं। तो हम क्यों जाकर प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट से जुड़ते हैं? क्यों जुड़ते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चटपटा हुआ, मसालेदार हुआ। तो ये कैसी बात है कि ये जो इंटेलेक्ट है इसने आलू को चटपटा और मसालेदार बना दिया? ये क्या हुआ? इंटेलेक्ट का काम ये है क्या कि वो आलू को मसालेदार बना दे, तल दे, तेल में फ्राई कर दे? ये इंटेलेक्ट का काम है ना। इसका मतलब इंटेलेक्ट भी किसी के इशारे पर काम कर रही है। इंटेलेक्ट बहुत कुछ कर सकती थी पर उसने तो यही किया, आलू को चिप्स बना दिया। और जब आलू को चिप्स बना दिया तो वो और आकर्षक हो गया। आलू चिप्स बनकर जिसके लिए आकर्षक हो गया उसी के आदेश पर इंटेलेक्ट ने आलू को चिप्स बनाया है।
आलू चिप्स बना तो किसके लिए आकर्षक हो गया? तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे ही आदेश पर इंटेलेक्ट ने आलू को चिप्स बनाया था। तो अब बताओ, बात आलू और चिप्स की करनी है या अपनी करनी है? क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो तुम्हारे ही आदेश पर रहा है। ये जो बाहर की पूरी दुनिया है, अब इसको बताओ, प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट बोलना चाहोगे या प्रोडक्ट ऑफ ईगो? तुम्हारी बुद्धि भी किसके आदेश पर, किसके हुक्म पर काम कर रही है? अहम के ही ना। तो बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, पर वो काम किसके इशारे पर कर रहे हैं? बुद्धि कि अपने पांव नहीं होते। बुद्धि तीर की तरह होती है, वो खुद नहीं चल जाएगा, ना वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा। कोई चाहिए जो उसे किसी दिशा में लक्ष्य बांधकर छोड़े। वो कौन है? उसी का नाम अहम है। तो बाहर तुम जो कुछ भी होता देख रहे हो, वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल पावर है, बौद्धिक सामर्थ्य है। वो इसलिए है क्योंकि तुम एक अतृप्त चेतना हो जो सोच रही है कि बाहर कुछ कुछ करके, ये बदलाव लाके और वो बदलाव लाके उसको तृप्ति मिल जाएगी। तो हमारी अतृप्त चेतना सोचती है आलू को बना देंगे चिप्स तो मिल जाएगा मोक्ष। और आलू को चिप्स बनाने के लिए वो इस्तेमाल करती है इंटेलेक्ट का। तो अब बताओ, इंटेलेक्चुअल होना कितनी बड़ी बात हुई? Intellect is a slave, always, irrespective of who you are. तीर है, जिस पर चाहो उस पर चला दो। आध्यात्मिक जगत में क्या इंटेलेक्ट का कोई इम्पोर्टेंस है? इसकी मदद से हम कहीं बढ़ सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं? बात इसकी नहीं है कि बुद्धि का महत्व है या नहीं। बात ये है कि बुद्धि तो तुम्हें मिली ही हुई है। सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन बुद्धि अब तुम्हारी विवशता है, मजबूरी है। तुम चाह कर भी बुद्धि को किनारे तो नहीं रख सकते अब, या रख सकते हो? बुद्धि प्रकृति है तुम्हारी। जैसे तुम अपना ये हाथ निकाल कर अलग नहीं रख सकते, वैसे ही तुम इस मस्तिष्क को भी बदल नहीं सकते। और तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है कि उसमें बुद्धि अंतर्निहित है। तो बुद्धि तो है। अब ये बता दो कि बुद्धि का संचालक कौन है? बुद्धि तो है, तीर के साथ तुम पैदा हुए हो। अब बता दो कि तीर चलाने वाला कौन है, और इसलिए वो तीर चला किसके ऊपर रहा है? तो आध्यात्मिक यात्रा में भी जब तुम निकलोगे, तुम्हें अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। हाथ है तो उसका भी प्रयोग होगा, आँख है तो उसका भी प्रयोग होगा,
वाणी है उसका भी प्रयोग होगा, समय है, धन है, ज्ञान है, इनका भी प्रयोग होगा ना। तो उसी तरीके से अगर बुद्धि है तो उसका भी प्रयोग होगा ही होगा। यहां पर आए हो, यहां आने के लिए पांव का प्रयोग करा या नहीं करा? तो ये क्यों नहीं पूछते कि आध्यात्मिक जगत में पांव का कितना महत्व है? अरे भाई, पांव है तो उसका महत्व है। यहां आए हो तो समय का उपयोग करा कि नहीं करा? यहां आए हो तो धन और ज्ञान का उपयोग करा कि नहीं करा? जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ लगा करके, सबका उपयोग करके यहां आए हो ना। इसी तरीके से बुद्धि भी मनुष्य की प्रकृति की अनिवार्यता है, मनुष्य की प्रकृति का अनन्य अंग है बुद्धि। तुम्हें दुर्बुद्धि मनुष्य तो मिल सकता है पर बुद्धिहीन मनुष्य नहीं मिल सकता। तुम्हें ऐसा इंसान तो मिल सकता है जिसकी बुद्धि उल्टी चलती हो। बुद्धि का उल्टी चलना माने बुद्धि का उल्टे मालिक के इशारे पर चलना। बुद्धि ना सीधी चलती है ना उल्टी, बुद्धि तो वैसी ही चलती है जैसी उसको चलाया जाता है। पर ऐसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा कि जिसके पास बुद्धि हो ही ना। जैसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास नाक ना हो और फेफड़े ना हो, वैसे ही अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अब बुद्धि तुम्हारी विवशता है। कोई नहीं मिलेगा जिसके पास बुद्धि न हो। अब बुद्धि अगर है ही तुम्हारे पास तो भाई उसका सार्थक उपयोग कर लो। एक श्लोक में पढ़ा था, मन सारथी है, बुद्धि लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो मन बुद्धि का यूज करके इंद्रियों को वश में करता है। आपने चिप्स का और आलू का एग्जांपल दिया, वहाँ पे तो इंद्रियां बुद्धि को वश में कर रही है। तो क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? इस तरह के दृष्टांत बहुत जगहों पर आए हैं। उपनिषदों में आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता में आए हैं, अन्य गीताओं में भी आए हैं। उनमें बस ये याद रखो कि अंततः आत्मा स्वामी है, बाकी सब बातें तो समझाने के लिए ऊपर नीचे होती रहती हैं। कहीं 5 घोड़ों की बात करी गई है, कहीं 8 घोड़ों की बात करी गई है, कहीं लगाम भी आ गई, कहीं लगाम की कोई चर्चा ही नहीं है। कहीं पर सारथी का बहुत महत्व है और कहीं सारथी का भी कोई जिक्र ही नहीं है। मूल बात बस समझने की ये है कि आत्मा रथ का स्वामी है। और उसको कई तरीकों से बोला गया है। कहीं कहा गया है कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। कहीं कहा गया है कि आत्मा मन से श्रेष्ठ है। अंततः तुम बाकी सब भेदों को भूलते हुए बस ये याद रखो कि आत्मा ही श्रेष्ठतम है। आत्मा अगर श्रेष्ठतम है तो बाकी सब की जो तुलनात्मक श्रेष्ठता है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप ठीक चलेगी। आत्मा अगर सबसे ऊंची जगह पर बैठी हुई है, अव्वल नंबर है,
उच्चतम आसन पर बैठी है, तो नीचे सब जो बैठे हैं उनका वरीयता क्रम, पेकिंग ऑर्डर अपने आप ठीक रहेगा। जिसको नंबर 3 पर होना चाहिए वो 3 पर ही रहेगा, जिसको नंबर 5 पर होना चाहिए 5 पर ही रहेगा, 7 वाला 7 पर रहेगा। ये सब ठीक रहेंगे अगर जो नंबर 1 पर आसीत होनी चाहिए वो नंबर 1 पर ही है। ये 2, 3, 4, 5 बहुत महत्व नहीं रखते। महत्व तो वही रखती है जो पहली है, प्रथम है, केंद्रीय है। क्या नाम है उसका? आत्मा। उसी को सत्य बोलते हैं। उसको तुम बस श्रेष्ठतम, उच्चतम आसन दे दो, नीचे वाले सब अपने आप ठीक रहेंगे। देखो, कहीं पर मन और बुद्धि को अलग लिया गया है, कहीं मन को बुद्धि से श्रेष्ठ लिया गया है, कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण के 4 हिस्से कह करके निरूपित किया गया है। तो ये सब भेद बस समझाने के लिए है। जो एक भेद तुम्हें याद रखना है वो है आत्मा अनात्मा का, सत्य असत्य का। बाकी सारे भेद बहुत महत्व नहीं रखते। सार और असार का अंतर याद रखो, बाकी सब अंतरों को भूल जाओ।